नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं जनगणना। और ये जनगणना का पार्ट एक है, भाग एक है। और भाग एक में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। भाग सेकंड भी आएगा इसका, यानी कि हम उसमें देखेंगे भारत की जनगणना के बारे में। तो डिटेल से हम यहाँ पे करने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश की जनगणना पार्ट 1 आप कंप्लीट करके देन आप भारत की भी जनगणना देख लीजिएगा। दोनों जब आप देख के जाओगे तो कहीं से भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप फंसोगे नहीं। और एक बात मैं और आपको बता दे रहा हूँ कि भारत की जनगणना से आने के चांसेस जीएस वाले पार्ट में ज़्यादा हैं, और उत्तर प्रदेश के चांसेस आपका इसमें पूछ सकता है ग्रामीण परिवेश वाले पार्ट में, यूपी स्पेशल वाले पार्ट में। तो दोनों ज़रूरी है। यहाँ इस चैप्टर से लगभग पार्ट 1 और पार्ट 2 से आपको 2 नंबर भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक रहने वाला है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 नंबर आपको दिलवा सकता है। 2 नंबर से पता है आपको क्या हो सकता है। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं हमारा पहला पॉइंट क्या है, पहला क्वेश्चन आप बोल सकते हो क्या है। तो उत्तर प्रदेश की जनगणना नीति, हमने पहला क्वेश्चन लिया है, उत्तर प्रदेश की जनगणना नीति कब घोषित हुई थी। तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो जनगणना नीति है यानी कि जनगणना पॉलिसी जो बनी थी वो आपका 11 जुलाई 2000 में घोषित किया गया था। इसको उत्तर प्रदेश की जनगणना नीति कब घोषित हुआ था? 11 जुलाई 2000 को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य स्तर पर जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े कब जारी किए गए थे। दोस्तों आपको पता है कि भारत में जो जनगणना होती है वो सारे स्टेट में होती है। तो उत्तर प्रदेश में पार्टिकुलर जो 2011 में जनगणना हुआ था उसका अंतिम डेटा कब घोषित किया गया था? तो वो घोषित हुआ था आपका 29 मई 2013 को। तो 29 मई 2013 को राज्य स्तर पर अंतिम आंकड़ा घोषित कर दिया गया था उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए दोस्तों। अगला पॉइंट है, शहर की आबादी के अनुसार बड़े नगर कौन से हैं जो 10 लाख की जनसंख्या से अधिक हैं। यहाँ पे आपको कभी कभी कन्फ्यूज़न फेस करने को मिल जाएगा, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना। और दोस्तों एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शहर। ठीक है, तो शहर की आबादी के अनुसार बड़े नगर पूछ रहा है। तो कभी जैसे आपको लखनऊ यहाँ पे दे दिया गया, तो अगर आप लखनऊ गूगल पे डाल के देखोगे लखनऊ की पॉपुलेशन कितनी है तो वहाँ पे आपको करोड़ों में मिल जाएगा, या फिर लाखों में, जो भी होगा वहाँ पे उसकी पॉपुलेशन वो आपको दिख जाएगी। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि शहर में, यानी कि लखनऊ शहर की बात हो रही है। ध्यान देना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। लखनऊ का जब पूछेगा तो वो तो पूरा जिला हो गया, ठीक है, लेकिन जब शहर की बात करेगा तो पार्टिकुलर जो सिटी है ना, नगर वाली सिटी है, उसकी बात कर रहा है। यानी कि जो आबादी के अनुसार उत्तर प्रदेश में बड़े नगर हैं वो हैं आपके लखनऊ, कानपुर नगर, गाज़ियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज। 7 ऐसे नगर हैं, शहर हैं बड़े वाले, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये सातों नंबर, सातों जो सिटी हैं, सातों जो शहर हैं, ये आपके माइंड में होना चाहिए। अगला यहीं पे एक क्वेश्चन कभी कभी दे देता है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आप वास्तव में इस क्वेश्चन से कंफ्यूज मत होना और उम्मीद भी मत करना आएगा, क्योंकि इसका डेटा कभी कभी मैं अलग अलग देख रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले कुल जिले कितने हैं। यहाँ पे ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, कुल जिले कितने हैं, और यहाँ पे ध्यान देना 10 लाख है, और यहाँ पे ध्यान देना 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले कुल कितने ज़िले हैं। तो कहीं कहीं पे ये चीज़ आपको 10 देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये उतना इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन ये तो आपको याद होना चाहिए। ये सातों शहर आपको याद होने चाहिए, और ये भी देख लो 12 हैं यहाँ पे, कहीं कहीं आपको 10 भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए साइड में मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कभी कभी। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ जनगणना के बारे में थोड़ा सा मैंने हाईलाइट चीज़ें कर दी हैं। 7वीं अनुसूची के संघ सूची का विषय है, और ये अनुच्छेद 246 में है जनगणना टॉपिक। ठीक है, फिर से बोल दे रहा हूँ, जनगणना सब्जेक्ट जो है 7वीं अनुसूची में है। पहले तो आप इसको रट लो, किस अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में जनगणना है। ठीक है, अगला देखिए पॉइंट क्या है, ये संघ सूची का विषय है। ठीक है, न राज्य सूची का, न समवर्ती सूची का, ये किस सूची का विषय है, ये संघ सूची का विषय है। ठीक, और अगला आपको याद रखना है अनुच्छेद 246। किस अनुच्छेद में, 246 अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में, 246। ठीक है, तो 246 अनुच्छेद में जनगणना का उल्लेख किया गया है। अब ये देखिए जनगणना कराने का जो दायित्व है ये किस पर होता है, किस सरकार पर होता है, तो ये केंद्र सरकार पर होता है। ठीक है, क्योंकि ब्रॉड लेवल पर जनगणना करवाना है, पूरे देश की जनगणना होती है 10 साल के बाद में, तो ये इसका पूरा का पूरा दायित्व किस पे है, ये है केंद्र सरकार पर। ठीक है, पहली बार जनगणना कब आयोजित किया गया था, किसके टाइम पे, तो पहली बार जनगणना जो है दोस्तों ये लॉर्ड मेयो के टाइम पे 1872 में
स्थापित किया गया था, सॉरी हुआ था आप बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन सुचारू रूप से कब हुआ था, सुचारू रूप से अगर आप जानना चाहोगे तो ये लॉर्ड रिपन के टाइम में हुआ था 1821 में, ठीक है। तो 1821 में कभी कभी एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार लॉर्ड रिपन पहले थे कि लॉर्ड मेयो पहले थे। भाई आ गया कि 1872 में जो जनगणना हुआ था वो किसके टाइम पे हुआ था, तो लॉर्ड रिपन दे देगा, लॉर्ड रिपन के अलावा कोई अदर टॉपिक दे देगा, अदर पॉइंट दे देगा, वारेन हेस्टिंग्स वगैरह दे देगा तो आप लोग कर लोगे। लेकिन लॉर्ड रिपन और मेयो दोनों दे दिया तो आप कन्फ्यूज जाओगे। तो पहली बात तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पहले आप ये डेट याद रख लेना, ठीक है। ये क्या है, ये 72 है और ये 81 है। कभी कभी स्टूडेंट यहाँ पर भी कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये 71 मार के चले जाते हैं, 71 और 81। ध्यान देना 71 81 नहीं है, 72 81 है। बाद वाला तो 81 है लेकिन पहले वाला 71 नहीं है, क्या है 72 है, ठीक है। और दूसरा मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, ये ध्यान देना कि ये दो अक्षर का ये बना हुआ है और ये 3 अक्षर का बना हुआ है। तो पहले 2 आता है, इसके बाद में फिर 3 आता है, यानी कि पहले जो आएंगे वो मेयो होंगे और जो बाद में आएंगे वो रिपन होंगे। 2 अक्षर पहले और 3 अक्षर बाद में, ठीक है। ऐसे भी आप इसको कोरिलेट कर सकते हो, यानी कि लॉर्ड मेयो पहले आएंगे 1872 में और लॉर्ड रिपन बाद में आएंगे 1881 में। सुचारू रूप से किस में हुआ था, लॉर्ड रिपन में सुचारू रूप से हुआ था, ठीक है। और फर्स्ट जनगणना अगर आप देखोगे तो लॉर्ड मेयो में हुआ था। आदर्श वाक्य क्या है, आदर्श वाक्य है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है। आदर्श वाक्य क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये है आदर्श वाक्य जनगणना का। अब हम देखते हैं कि जब हमारा जनगणना पहली बार 1872 में आयोजित हुआ था, इसके बाद में 1872 से लेके 2011 तक कितनी जनगणना हो चुकी है, तो 1872 से लेके 2011 तक आपकी 15 जनगणना हो चुकी है, ठीक है। और अगर आप स्वतंत्र रूप से देखोगे भाई 1872 क्या था, 1872 में हम लोग एक तरह से बोल सकते हो कि एक तरह से उपनिवेश थे, अंग्रेज़ों के एक कंपनी के गुलाम थे, है ना। तो वहाँ पे ये आपको देखना कि 1947 के बाद में ये कौन सी जनगणना है, तो 1947 के बाद में ये 7वीं जनगणना है और 1872 के बाद में ये 15वीं जनगणना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि 1872 15वीं और 1947 के बाद में ये 7वीं जनगणना है, ठीक है। और ये 2011 को हम बेस मान के कर रहे हैं, ठीक है। आगे कंफ्यूज मत होना कि 2019 वगैरह जो भी है, ठीक है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। 2011 को हम इसको बेस मान के कर रहे हैं। अगला है फर्स्ट टाइम जो है ये बायोमेट्रिक डेटा कलेक्शन हुआ है। अभी जो 2000 की जनगणना हुई थी इसमें फर्स्ट टाइम बायोमेट्रिक डेटा कलेक्शन हुआ है, मतलब इसमें जो बायोमेट्रिक हम लोग करवाते हैं एग्जाम के पहले ना, उस टाइप से डेटा कलेक्ट किया गया था। 2000 की जो जनगणना है ये 2 चरणों में कंप्लीट हुआ था। ध्यान देना एग्जाम में पूछ सकता है कि 2000 की जनगणना कितने चरणों में कंप्लीट हुआ, 1 2 3 4, तो ये आपका 2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। कुछ जो स्टार्ट करते हैं तैयारी करना, वो ये जो यहाँ पे जनसंख्या लिखा हुआ है इसको इग्नोर करते हैं, सोचते हैं ऐसे नहीं देगा, ये दे देगा ऐसे 19.98 करके इस टाइप से कुछ दे देगा, करोड़ लिख देगा आगे। लेकिन नहीं दोस्तों, ये आपको पूरा का पूरा ये याद करना होगा 1998 12 341, ये पूरा आपको याद करना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है, 1998 12 341, 1998 12 341, 1998 12 341, आपको ऐसे पढ़ना है, ऐसे रट लेना, ठीक है। इसकी उम्मीद मत करना ये देता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं देता है, लेकिन अभी मैंने जस्ट आई थिंक लगभग 3-4 साल पहले एक एग्ज़ाम दिया था, उसमें ये पूरा का पूरा डेटा आ गया था 1998 12 341, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखिए, ये आई थिंक आर का पेपर था, 3-4 साल के पहले मैंने इस पेपर को दिया था, तो वहाँ पे ये डेटा क्वेश्चन आई थिंक पूछा गया था, ठीक है। मुझे कंफर्म नहीं है किसका था, लेकिन शायद ARO का ही पेपर था, इलाहाबाद वाले का, जो कि अभी एग्जाम होने वाला है जिसका। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ ये ध्यान देना, ये जो 20.23% लिखा हुआ है वृद्धि, ध्यान देना ये 2011 में जो जनगणना हुआ है, ये जो 2001 में जनगणना हुआ था ना, वहाँ से लेके यहाँ तक में जो वृद्धि हुई है ये कितनी हुई है, 20.23% की वृद्धि हुई है। यानी कि एक दशक में 20.23% की वृद्धि हुई है, किसकी, पॉपुलेशन की, ठीक है। यानी कि इतने परसेंट, अगर 100 थे 2001 में तो 2011 में कितने हो गए, 120.23 हो गए, कुछ इस तरह से आप समझ लीजिए, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला ये है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। तो यहाँ से कन्फ्यूज़न एक टाइप से स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए मैंने इस चैप्टर को पार्ट 1 बना दिया है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक साक्षर जिला। तो ऐसे ऐसे करते करते काफ़ी डेटा इकट्ठा हो जाएगा। और जब हम इंडिया लेवल पे पढ़ेंगे, इंडिया भारत लेवल पे हम जनसंख्या देखेंगे, तो वहाँ पे कौन सा राज्य सर्वाधिक शिक्षित है, किस राज्य की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पर ढेर सारा राज्य आपको याद करना पड़ेगा। और यहाँ पर एटलीस्ट 2-3 राज्य तो आपको याद ही करना पड़ेगा, और यहाँ पर एटलीस्ट कम से कम 3-4 जिला आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी क्रमवार एडजस्ट करने के लिए दे देता है। तो ये जिला आपको क्रमवार याद होना चाहिए, लगभग 3 जिले आपको कम से कम याद होने चाहिए, क्योंकि 2 पे आप कंफ्यूज हो जाओगे लेकिन 3 जिले पे कंफ्यूज नहीं होगे।
3 जिला अगर किसी ऑप्शन में मैच हो गया तो आप वहाँ पे क्लिक मार सकते हो। चारों कन्फ्यूज़ करने के कम चांसेस हैं। एग्जाम टाइम में चारों कन्फ्यूज़ नहीं करेगा, 3 जिला लगभग कन्फ्यूज़ कर सकता है। तो लाइन के आपको 3 डेटा याद रखने हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम नहीं मिनिमम कम से कम 3 याद रखना है। बाकी मैक्सिमम आप कितना भी याद रख सकते हो। ये मैं सिर्फ इसी के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आने वाले टाइम में जो साक्षर होगा, निरक्षर होगा, गरीबी होगा, जनसंख्या होगा, तो ये सारी चीज़ों के लिए मैं बता रहा हूँ कि कम से कम मिनिमम आपको 3 डेटा याद रखने हैं, 3 जिलों के नाम याद रखना है। इसके बाद में अगर बाई चांस एग्जाम में थोड़ा हार्ड लेवल कर दिया तो वो अलग बात है कि वो पूरा का पूरा कंफ्यूज करके आपको दे देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कम से कम आपको 3 याद रखने हैं, मैक्सिमम आप कितना भी याद रख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कितने हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है ये नंबर 1 पे आपका इलाहाबाद है, नंबर 2 पे आपका मुरादाबाद है, नंबर 3 पे आपका गाज़ियाबाद है। तो मैंने जो बोला 3 आपको याद रखने हैं, इन तीनों में देखिए बाद जुड़ा हुआ है, यानी कि इलाहाबाद में भी बाद है, मुरादाबाद में भी बाद है और गाज़ियाबाद में भी बाद है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे सॉर्ट कर सकते हो, कोड कर सकते हो, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद। बाकी आजमगढ़ और लखनऊ आप इसको भी याद कर लो तो अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आपका है न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपको महोबा है, चित्रकूट है और हमीरपुर है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की ये काफ़ी कम है। ये शुरू के 3 आपको याद रखने हैं, बाकी अगर आप कंप्लीट याद कर लो, ये याद कर लो, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा याद कर लो, क्योंकि ये जनसंख्या का ही मैटर है, साक्षर और गरीबी वाला मैटर नहीं है। तो ये आप पूरा याद कर लो कि 5 जिले आपको न्यूनतम जनसंख्या के और 5 जिले आपको मैक्सिमम जनसंख्या वाले, ये आप कंप्लीट याद कर लो। यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। साथियों, आपको ये याद रखना है कि नगरीय जनसंख्या कितनी है, कितने परसेंट है, ये महत्वपूर्ण डेटा है। ये आपके माइंड में आज ही से फीड होना चाहिए कि 22.3% जो है उत्तर प्रदेश में शहर है, यानी कि नगरीय जनसंख्या है। कितने परसेंट है? 22.3% शहर जनसंख्या है, नगरीय जनसंख्या है। बाकी अगर आप 100 में से ये -22.3 कर दोगे तो यहाँ पे आप देखो 0.7 हो गया, 9 ये हो गया और ये 977.7 लगभग, मेरे हिसाब से तो इतना ही आ रहा है ना। तो 77.7 लगभग जो है ये आपका जो है ग्रामीण जनसंख्या है। 77% जो है यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या है और बाकी आपका 22.3% आपका नगरीय जनसंख्या है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल कर लेते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या कौन कौन सा जिला है, कौन कौन सा नगर है जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है। तो यहाँ पे देखिए नंबर 1 पे आपका गाज़ियाबाद है, लखनऊ है, कानपुर नगर है, गौतम बुद्ध नगर है, मेरठ है। तो ये सब बड़े महानगर टाइप के हैं, तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि इनकी प्रायोरिटी पहले आनी है और लगभग आपको 5 ही याद रखना है। 5 में मैंने बोला कि 3 तो मस्ट है, तो ये गाज़ियाबाद, लखनऊ और कानपुर नगर आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। और जब हम न्यूनतम की बात करेंगे तो न्यूनतम में देखिए आपको मैं बता दूँ कि ये श्रावस्ती जो है ना, इसको आप हर जगह पर प्रायोरिटी दीजिएगा। जब भी कभी आगे मैं न्यूनतम की बात करूंगा, न्यूनतम साक्षरता, गरीबी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, कुछ इस टाइप से नेगेटिव जहाँ पे मैं बात करूंगा, तो आपके ऑप्शन में अगर कुछ भी आएगा तो आप श्रावस्ती को प्रायोरिटी पहले देना, ठीक है। बाकी डेटा आप पूरा एक बार पढ़ के जाओ, आज इस वीडियो लेक्चर में आप देख लोगे कहाँ पे ये सेकंड स्थान पे आता है या फिर सेकंड स्थान पे आ जाएगा। इतना तो श्योर है कि अगर फर्स्ट पे नहीं आ रहा है तो वो सेकंड पे आ जाना है। तो इसको आज देख लीजिए आप। बाकी आप प्रायोरिटी हर जगह पे, अगर कोई चीज़ आपको नहीं आ रही है, एग्जाम टाइम में भूल जा रहा है, तो आप श्रावस्ती को प्रायोरिटी पहले दे देना, वही सबसे पिछड़ा एरिया है, ठीक है। तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या भी अगर आप देखोगे तो श्रावस्ती यहाँ पे नगर बहुत कम है, मतलब अन्य जिलों की अपेक्षा यहाँ पे जो नगरीय जनसंख्या है ये कम है, यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अब हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। तो जनसंख्या घनत्व आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि अगर ये 1 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर है, यानी कि अगर हम कोई वर्ग बनाते हैं, 1 किलोमीटर का वर्ग हम बनाते हैं तो उसमें 1 किलोमीटर में लगभग ये 829 लोग रह रहे हों, ठीक है। यही यहाँ का डेटा है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो वैसे अगर हम इंडिया लेवल पे देखेंगे तो वो है आपका बिहार, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लगाना, लिख के बताओ कि बिहार की जनसंख्या घनत्व एक्चुअल में डेटा में कितनी है, ठीक है। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है कि आपको डेटा भी पता है। वैसे बिहार नंबर 1 पे जनसंख्या घनत्व के मामले में पूरे देश में है। और जब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व का जो एरिया है, जिला है, वो आपका गाज़ियाबाद है, जिला गाज़ियाबाद, ठीक है। और इसके बाद में वाराणसी भी जनसंख्या घनत्व में आगे है, लखनऊ है, संत कबीर नगर है, कानपुर है। संत कबीर नगर आप लोग भूल सकते हो, एग्ज़ाम टाइम में इसको आप
एक निगलेक्ट करोगे कि ये नहीं हो सकता है, तो जैसे ये दोनों तो आप कर लोगे, जैसे अगर आपको 4 ऑप्शन दे रहा है कौन सा आगे पीछे करके, तो गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन चौथे पे आप शायद कानपुर मार के चले आओ, लेकिन जनसंख्या घनत्व के मामले में संत कबीर नगर चौथे स्थान पे है, ध्यान देना, ठीक है। ये चीज़ आपको याद करनी है कि जनसंख्या घनत्व के मामले में संत कबीर नगर लखनऊ से पहले आ जाता है, ओके। अब न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की हम बात करेंगे तो यहाँ पे ललितपुर है, बहुत कम जनसंख्या घनत्व यहाँ पे, ठीक है। सोनभद्र है। ऑब्वियस सी बात है कि ये सब क्या है, ये सब जो उत्तर प्रदेश का ये पैर वाला एरिया है ना, जिसको बोलते हैं जो बाघ का पैर होता है, ये इधर वाले एरिया है, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो उतना अच्छा शहरीकरण भी नहीं हुआ है फिलहाल, ठीक है। तो ये ललितपुर हो गया, सोनभद्र हो गया, हमीरपुर हो गया, महोबा, चित्रकूट, यहाँ पे क्या है, ये सारे ज़िले जो हैं यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम है। अब हम आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश साक्षरता। उत्तर प्रदेश में जो दोस्तों लिटरेसी है ये आपका 67.7 है, जो कि बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। बहुत लोग कहेंगे अरे वाह 67.7, लेकिन वास्तव में बहुत ही कम है। 99 प्लस होना चाहिए, 99% के प्लस होना चाहिए, तो वो ठीक ठाक लिटरेसी मानी जाती है, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल इतना तो अभी इनको करने के लिए भाई यहाँ पे कोई अच्छी सरकार लानी पड़ेगी। अभी तक हम लोगों ने सोचा कि योगी जी आएंगे तो कुछ ना कुछ उठा पटक करेंगे, लेकिन ये भी कुछ ऐसे ही निकल गए जैसे पहले वाले थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इनकी जो साक्षरता है ये 67.7 है। हालांकि ये अभी जब जनगणना होगा अगला वाला 2021 में तो हो नहीं पाया, 22 में होगा, ठीक है, जहाँ तक संभावित जनगणना है 2022 में हो सकता है। फिलहाल मुझे कंफर्म नहीं है इसके बारे में। फिलहाल आप लोग अगर कंफर्म हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो सर्वाधिक साक्षर जिला जो है यहाँ पे आपका गौतम बुद्ध नगर है, प्रायोरिटी देनी है आपको। कानपुर है और औरैया जिला है, ये ध्यान देना, ये औरैया जिला साक्षर जिला में आता है, अलग से है, थोड़ा अलग करके आता है, इसलिए आप इस पर फोकस कीजिए। साक्षरता की जब बात आएगी तो औरैया जिला, और घनत्व वाले मैंने क्या बताया था, कानपुर के पहले संत कबीर नगर आ जाएगा, और साक्षर वाले में मैं क्या बता रहा हूँ, औरैया जिला जो है थर्ड पे आ जाएगा। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर के बाद में औरैया जिला, ठीक है। अब इसमें आप लोग देख लीजिएगा, बाकी हम ये देख लीजिए यहाँ पे जो न्यूनतम निरक्षर वाला है, जो मैंने बताया था कि श्रावस्ती को आपको प्रायोरिटी देनी है, फिर बहराइच को भी आपको प्रायोरिटी दे देनी है, यहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। इसके बाद में बलरामपुर, बदायूं और रामपुर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये ज़िले ऐसे हैं कि ये काफ़ी पिछड़ा ज़िला है, यहाँ पे एजुकेशन वगैरह बहुत कम है बिल्कुल है, लेकिन बहुत ही कम है, ठीक है, ऐसा मान के चलिए। अगला जो है पॉइंट ये है उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात, ठीक है। लिंगानुपात का मतलब होता है दोस्तों कि 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं, मतलब अगर 1000 लड़के यहाँ पे खड़े हैं तो इनके कंपैरिजन में लड़कियां कितनी हैं, तो लड़कियां यहाँ पे 912 है, इसी को बोलते हैं लिंगानुपात, ठीक है। तो कोई ठीक ठाक लिंगानुपात यहाँ पे नहीं है, कम है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 1000 बॉयज़ पे जस्ट 912 लड़कियां हैं, तो यहाँ पे कम है, मेरे हिसाब से तो काफ़ी कम है ना, क्योंकि बराबरी होनी चाहिए लगभग। तो यहाँ पे अगर हम सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करेंगे तो सर्वाधिक लिंगानुपात आपका जौनपुर में है, और आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, ये ऐसे हैं जहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात है। यहाँ पे जो गैप है दोनों के बीच में ये काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब कितना है ये आपको याद नहीं रखना है, लेकिन याद रखना कि सर्वाधिक लिंगानुपात की जब बात आएगी तो जौनपुर, ठीक है, क्या जौनपुर, नंबर 2 पे आजमगढ़, नंबर 3 पे देवरिया, ऐसे ही आपको याद करना है दोस्तों। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। फिलहाल आपके पास कोई ट्रिक हो तो अच्छी बात है, लेकिन अच्छा मैं एक ट्रिक लास्ट में लिखा हूँ, उसको मैं आपको दिखा दूंगा। ट्रिक नहीं है वो, बस याद करने का तरीका है कि आपको ऐसे याद करना चाहिए, तो वो आप लोग लास्ट में देख लीजिएगा। अगर आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो ये शायद आपके लिए अच्छा रहेगा कि आपको लास्ट में कुछ अच्छा देखने को मिल जाएगा। बहुत बड़ा नहीं है, जस्ट आने वाला होगा। तो देखिए यहाँ पे न्यूनतम लिंगानुपात की अगर हम बात करेंगे तो नंबर 1 पे गौतम बुद्ध नगर है, हमीरपुर है, बागपत है, मतलब अगर यहाँ पे देखोगे तो लगभग यहाँ पे समानता है, और समानता होना अच्छी बात है। तो न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर, बागपत, कानपुर नगर और बांदा में है। अब हम आते हैं बाल लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो बच्चों में अगर हम देखेंगे तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ये उतना ज़्यादा एग्जाम में बार नहीं पूछा गया है, लेकिन इतना जान लीजिए कि 902 पे आपका 1000 बॉयज़ हैं, मतलब 900 बच्चियों पे 1000 बच्चे हैं, ठीक है। और अनुसूचित जाति में अगर हम देखेंगे तो ये 20.7% अनुसूचित जाति हैं। फिलहाल मैं फिर से बोल देता हूँ आपको कि बाल लिंगानुपात में आपको जिला वगैरह नहीं याद रखना है। बाल लिंगानुपात में आपको जस्ट ये डेटा याद रखना है कि 902, अगर हम बाल लिंगानुपात की बात करेंगे तो 902 जस्ट, ठीक है। और अगर हम संपूर्ण लिंगानुपात की बात करेंगे तो ये आपको पूरा जिला भी याद रखना है, 3-4 जिले आपको लाइन में याद रखने हैं। बाल लिंगानुपात में 2 हो गया, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, ये 100% आपके माइंड में होना चाहिए अनुसूचित जाति के बारे में कि कितने % यहाँ पे अनुसूचित जाति है। तो ये 20.7% अनुसूचित जाति है दोस्तों। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार एग्जाम में कई बार पूछा
गया है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपके दिमाग में आज ही फीड हो जाना चाहिए कि अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में 20.7% है। ठीक है, अब हम फिर से जो एक ज़रूरी पॉइंट है उस पर ध्यान देने वाले हैं। देखिए यहाँ पे सर्वाधिक अनुसूचित जाति की हम बात कर रहे हैं, कहाँ किस ज़िले में, तो ये परसेंटेज के हिसाब से है। ये जो यहाँ पे आप साइन देख रहे हो ये परसेंटेज का लगा हुआ है, यानी कि अगर हम परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सर्वाधिक जनसंख्या परसेंटेज के हिसाब से किस ज़िले में सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे कौशाम्बी ज़िले में सर्वाधिक अनुसूचित परसेंटेज हैं। इसके बाद में सीतापुर, हरदोई, उन्नाव। ठीक है, देखिए ये परसेंटेज का हिसाब है। बाकी न्यूनतम अनुसूचित अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा कम अनुसूचित जाति यानी कि एससी की बात हो रही है, अनुसूचित मैं कह भी नहीं पा रहा हूँ, बार बार जबान से निकल नहीं रहा है, तो एससी हम साफ साफ बोल देते हैं कि जो न्यूनतम एससी हैं, एससी कैटेगरी, वो आपका बागपत में सबसे ज़्यादा कम है। और सबसे ज़्यादा परसेंटेज दोस्तों, सॉरी, ये अगर हम न्यूनतम परसेंटेज की बात करेंगे एससी कैटेगरी में तो ये बागपत नंबर 1 पे है। और मैक्सिमम अगर हम मैक्सिमम परसेंटेज की बात करेंगे एससी में तो ये आपका कौशाम्बी जिला नंबर 1 पे है। तो दोस्तों ये डेटा आप देख लीजिए। आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी कन्फ्यूज रहोगे, क्योंकि ये डेटा है, बस आपको याद करना है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है ये एसटी के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। टोटल अनुसूचित जनजाति 0.6% है, मतलब कम है, काफ़ी कम है। यूपी में एसटी काफ़ी कम है, शेड्यूल ट्राइब्स है ना, जो जनजातियाँ होती हैं। अब यहाँ पे देखिए जो एसटी परसेंटेज है आप देखेंगे तो सोनभद्र में सबसे ज़्यादा है, और फिर ललितपुर है, देवरिया है, बलिया है एंड कुशीनगर है। अगर हम न्यूनतम की बात करेंगे, सबसे कम कहाँ पे हैं, तो बागपत अगेन यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे जब आप देखोगे, जस्ट 1 सेकेंड, कहाँ गया ये डेटा, जब हमने एससी की बात की थी तो वहाँ पे भी आई थिंक बागपत ही था, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अनुसूचित जो परसेंटेज है वो भी बागपत में काफ़ी कम है और एसटी भी काफ़ी कम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए बागपत दोनों में कॉमन है परसेंटेज के हिसाब से, चाहे वो अनुसूचित जाति हो चाहे वो अनुसूचित जनजाति हो। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अगला है सर्वाधिक स्लम कहाँ पे है। स्लम मतलब वो जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं, है ना, उनको हम स्लम बोलते हैं। तो सर्वाधिक स्लम जो है इसमें आपका ये पूरे भारत की अगर हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, और इसके बाद में फिर आंध्र प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है एंड देन उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे है स्लम के मामले में, 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि पूरे भारत में अगर हम बात करेंगे तो स्लम के मामले में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो स्लम एरिया है वो है मेरठ में। ठीक है, मेरठ में सर्वाधिक स्लम है। और ये आप जो डेटा देख रहे हो ऊपर 3.12, उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं फिलहाल दोस्तों, लेकिन ये क्या है आप देख लीजिए। ये मेरठ में आई थिंक स्लम का जो एरिया है उसका परसेंटेज हो सकता है, या फिर उत्तर प्रदेश में टोटल स्लम परसेंटेज हो सकता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख लीजिएगा, जो भी आपको डेटा बाद में लगेगा उसको आप मैच कर लीजिएगा, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरठ नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश में स्लम झुग्गी झोपड़ियों के मामले में। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट देखते हैं जो कि है धर्म आधारित जनगणना। धर्म आधारित जनगणना के मामले में अगर हम देखेंगे तो हिंदू कम्युनिटी यहाँ पे 79.73% है, लगभग 80 के अप्रॉक्स है, 79.73% है। मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे 19.26% है, और लगभग 19.5 नहीं, लगभग 19.26% है। और सिख जो है यहाँ पे 0.32% है, काफ़ी कम है। ईसाई तो उनसे भी कम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.18। बौद्ध 0.10 जो कि सबसे कम है। ध्यान देना दोस्तों, बौद्ध और जैन में जैन हमारे यहाँ ज़्यादा हैं, बौद्ध उनसे कम है। ठीक है, लगता है कि बौद्ध ज़्यादा होंगे जैन कम होंगे, लेकिन जैन ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे मैंने एरो से बता दिया है कि जैन यहाँ पे ज़्यादा हैं, बौद्ध कम है जो कि 0.10 हैं, जो कि सबसे कम है। ओके, अगला पॉइंट दोस्तों, जो मैं शॉर्ट की बात कर रहा था, जो मैं शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहा था कि कैसे हमें जिलों को याद करना है, वो ऐसे याद करना है। देखिए,
जो प्रयागराज जिला है, आपने कई जगह पे देखा होगा कि ये प्रयागराज कई मामले में ये कॉमन जा रहा था। कहीं हम इसको जनसंख्या में सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं, कहीं हम यहाँ पे महिला जनसंख्या में सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं, कुछ इस टाइप से। तो जो महिला जनसंख्या है, पुरुष जनसंख्या है, किस ज़िले में ज़्यादा है, तो उसका डिटेल मैंने एक ही जगह पे कर दिया है। बार बार अगर मैं हर जगह पे लिखता, जैसे मैंने जनसंख्या की बात की स्टार्टिंग में, अब जनसंख्या में नंबर 1 पे क्या है, प्रयागराज है। अब इसके बाद में अगर मैं फिर से एक अगला पॉइंट बनाऊँ, उसमें मैं लिखूँ कि महिला जनसंख्या कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट में बनाऊँ कि पुरुष जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। तो इस चीज़ का कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैंने क्या किया, इनको सॉर्ट कर दिया है। आप जस्ट इतना याद रखना कि प्रयागराज के नाम पे जो जो रिकॉर्ड है उनको आप देख लीजिए। प्रयागराज के नाम पे आपका सर्वाधिक जनसंख्या का रिकॉर्ड है, ठीक है। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या का रिकॉर्ड है, सर्वाधिक महिला जनसंख्या का रिकॉर्ड है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का रिकॉर्ड है। मतलब अगर आता है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस जिले में है, तो आपका प्रयागराज में ही है। सर्वाधिक साक्षरों की संख्या, दोस्तों ये संख्या की बात हो रही है, परसेंटेज नहीं है, ठीक है। सर्वाधिक साक्षर परसेंटेज की जब हम बात करेंगे तो गाजियाबाद नंबर 1 पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब हम गाजियाबाद या फिर नोएडा वाला एरिया, और इसके बाद में ये अगर हम सर्वाधिक साक्षर नंबर की बात करेंगे तो चूंकि जिला बड़ा है इसलिए यहाँ पे सर्वाधिक साक्षर निकल के सामने आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे गाजियाबाद की। तो दोस्तों गाजियाबाद के जो गाजियाबाद से जो संबंधित चीज़ें हैं उसको आप देख लीजिए। गाजियाबाद में आपका जो जनघनत्व है ये नंबर 1 पे आएगा। ग्रामीण परसेंटेज सबसे कम है, ये ध्यान देना है। गाजियाबाद में ग्रामीण परसेंटेज सबसे कम है और नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और इसके बाद में नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और नगरीय जनसंख्या परसेंटेज भी सबसे ज़्यादा है, ये दोनों यहाँ पे है। अच्छा, जो मैंने अभी साक्षरता की बात की थी, तो ये सर्वाधिक साक्षर जो है ये आपके गौतम बुद्ध नगर में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई है। पूछ लेता है कि 2001 से 2011 के बीच में किस जिले में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई है, तो गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई है। इसके बाद में सर्वाधिक साक्षरता दर है पुरुष की भी, ठीक है। पुरुष की भी सर्वाधिक साक्षरता दर यही है। और इसके बाद में न्यूनतम लिंगानुपात यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब यहाँ पे न्यूनतम लिंगानुपात का मतलब क्या है, डिफरेंस काफ़ी कम है। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या है। ऐसे ऐसे आपको गौतम बुद्ध से संबंधित चीज़ों को याद करना है। अब जब आपके पास PDF आ जाएगा तो वहाँ से आप आसानी से इसको याद कर सकते हो, ठीक है। देखिए ये आपका फिर गाजियाबाद मैंने देख ही लिया है। और अगर हम फिर बात करेंगे श्रावस्ती ज़िले की, तो मैंने बताया था कि इनके पास तो सारे के सारे बैड रिकॉर्ड ही मौजूद हैं। तो श्रावस्ती के नाम जो बैड रिकॉर्ड है, यहाँ पे न्यूनतम साक्षरता दर है, पुरुष का भी, महिला का भी, ग्रामीण का भी। मतलब ग्रामीण में भी यहाँ पे न्यूनतम साक्षरता है, पुरुष में भी न्यूनतम साक्षरता है, महिला में भी न्यूनतम साक्षरता है। इसके बाद में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या है यहाँ पे। मतलब ग्रामीण जो नगरीय विकास हुआ है ये काफ़ी कम हुआ है यहाँ पे। ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगा, जब नगर कम होगा तो ग्रामीण वैसे भी बढ़ गया है ना। इसके बाद में क्या है, यहाँ पे मैंने पॉइंट कर दिया कि मोस्टली यहाँ पे न्यूनतम जो आएगा वो आपको श्रावस्ती से संबंधित कर देना है। मतलब जो बैड रिकॉर्ड के नाम जाएगा वो श्रावस्ती जिला के नाम जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए बागपत के नाम अगर हम रिकॉर्ड देखेंगे तो बागपत में जो है ये SC जनसंख्या जो है कम है, SC जनसंख्या कम है। और यहाँ पे फिर आपका ST जनसंख्या भी काफ़ी कम है। यहाँ पे SC परसेंटेज भी कम है। शिशु लिंगानुपात भी यहाँ पे सबसे कम है। तो ये बागपत के नाम का रिकॉर्ड है। ऐसे ऐसे चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। ये श्रावस्ती का हमने देख लिया, बागपत का देख लिया। ये कानपुर नगर का भी एक पूछ लेता है, उसको भी ये देख लीजिए आप लोग। कानपुर नगर का जब पूछेगा तो सर्वाधिक महिला साक्षरता यहीं पे है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पॉइंट अलग कर दे रहा हूँ मैं कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की जब बात करेगा, देखिए यहाँ पे सर्वाधिक साक्षरता पुरुष की भी लिखा हुआ है। तो जब पुरुष की भी बात करेगा तो ये गौतम बुद्ध नगर आ जाएगा। लेकिन सर्वाधिक साक्षरता की जब बात करेगा और महिला की बात करेगा तो वहाँ पे कानपुर नगर की बात आएगी। यानी कि सर्वाधिक साक्षर महिलाएं कहाँ पे हैं, कानपुर नगर में है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि यहाँ पे हुई है। मैक्सिमम दशकीय वृद्धि कहाँ पे हुई है, तो मैक्सिमम दशकीय वृद्धि आपका गौतम बुद्ध नगर में हुई है। और 10 साल के अंदर सबसे कम वृद्धि जनसंख्या में अगर कहीं पे हुई है तो वो है आपका कानपुर। ऐसे ऐसे मैंने यहाँ पे इसको सॉर्ट कर दिया है। गाजियाबाद का नाम आप देख लीजिए, मैंने बता ही दिया है गाजियाबाद का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, ये एक पेज पे सारे के सारे कंटेंट जिला से संबंधित आपको यहाँ पर मिल गए हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बन सकता है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। वन लीनियर के फॉर्म में है, वन लीनियर के फॉर्म में है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उसको हम देख लेते हैं। देखिए ये जो शिशु मृत्यु दर है,
शिशु मृत्यु दर, ये जो 2016 का डेटा है ये है 43 प्रति हज़ार। मतलब जब 1000 बच्चा जन्म लेता है तो उसमें से 43 बच्चे मर जाते हैं, उनका डेथ हो जाता है। ठीक है, शिशु मृत्यु दर 2016 के अनुसार से ये चीज़ें हैं। प्रदेश में दिव्यांग कितने हैं? तो पूरी जनसंख्या का 2.08% प्रदेश में दिव्यांग है, और ये भी डेटा जो है 2016 के अनुसार से है। ठीक है, 2016 के अनुसार से प्रदेश में दिव्यांग कितने हैं? तो 2.08% दिव्यांग हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जनसंख्या घटता, अल्पसंख्यक। आपको पता है कि ये सारे के सारे अल्पसंख्यक हैं। अब अल्पसंख्यक में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसी का है तो वो है मुस्लिम, इसके बाद में सिख, इसके बाद में ईसाई, जैन, फिर बौद्ध। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि बौद्ध सबसे कम है यहाँ पे, यानी कि अल्पसंख्यक में सबसे कम बौद्ध हैं और अल्पसंख्यक में सबसे ज़्यादा मुस्लिम हैं। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ओके, 19.2 समथिंग % मुस्लिम यहाँ पे हैं। अगला देखिए, ये जो उत्तर प्रदेश का मैंने बता दिया, ये आपको पता होगा ये रिकॉर्ड, चाइना, भारत, इसके बाद में अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद में उत्तर प्रदेश का 1 2 3 4 5वां स्थान है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश का जनसंख्या के नाम ये रिकॉर्ड है कि पूरी दुनिया में चाइना, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद में 5वां स्थान आता है उत्तर प्रदेश का जनसंख्या के मामले में। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, देश की कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का जो योगदान है ये है 18.63%। देश की कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जो ग्रामीण जनसंख्या है टोटल, ये है 18.3%, यानी कि काफ़ी ज़्यादा योगदान है, बहुत ज़्यादा योगदान है। इसीलिए तो अभी हम लोग काफ़ी डेवलपिंग में आ रहे हैं, हमको भी काफ़ी विकास करना है। अगला देखिए दोस्तों, देश की कुल शहरी जनसंख्या में जो उत्तर प्रदेश का योगदान है ये भी बहुत कम है। देखिए 11.79% है। फर्स्ट पे महाराष्ट्र है। ठीक है, फर्स्ट पे महाराष्ट्र है और सेकंड पे आपका उत्तर प्रदेश है। ध्यान दीजिए, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ उस चीज़ को। देश में कुल शहरी जनसंख्या में देश में कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का जो परसेंटेज है ये है 11.79%, यानी कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो शहरीकरण हुआ है ये है महाराष्ट्र में और इसके बाद में उत्तर प्रदेश, यानी कि ठीक ठाक है, लेकिन जनसंख्या जो कि ज़्यादा है तो यहाँ पे नगर वगैरह शहरीकरण वगैरह भी ज़्यादा निकल के सामने आ रहा है। वैसे महाराष्ट्र देखेंगे तो काफ़ी कंपैरिजन में कम है जनसंख्या के मामले में, लेकिन तब भी शहरीकरण के मामले में नंबर 1 पे है ना। तो ये देखिए अगला पॉइंट दोस्तों, साथियों ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग देख लीजिए। 2001 से 11 के दौरान औसत दशकीय वृद्धि व वार्षिक वृद्धि, मतलब इसको समझिए कि 2001 से 2011 के बीच में जो औसत दशकीय वृद्धि है, टोटल 10 साल का जो औसत वृद्धि है ये 20.23 निकल के आया है। लेकिन अगर हम प्रत्येक वर्ष की वृद्धि देखेंगे, वार्षिक वृद्धि देखेंगे तो ये कितना है? 1.28। ठीक है, कितना है? 1.28, यानी कि वार्षिक वृद्धि की जब बात करेगा तो 1.85 लिखा हुआ है, 1.85 लिखा हुआ है। और जब दशकीय वृद्धि की बात करेगा तो 20.2% वृद्धि हुआ था। ठीक, यानी कि 100 का 120 हो गया था, मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और भी हैं कि जनसंख्या जो मामला है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में टपक सकता है क्योंकि कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, बार बार वही नहीं पूछेगा रिपीटेड क्वेश्चन, कुछ अलग भी पूछ सकता है। तो काफ़ी लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जनसंख्या का जो मामला है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस टाइम पे जनगणना आयुक्त कौन है? विवेक जोशी हैं। कौन है? विवेक जोशी हैं। 1911 और 1921 को यूपी का ऋणात्मक वृद्धि, देखिए यूपी में ऋणात्मक वृद्धि हुई थी, ध्यान दीजिएगा। 2011 से 2021 के बीच में जनसंख्या का महाविभाजक भारत में जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष इसको बोलते हैं या दशकीय वर्ष बोलते हैं। 2011 से 21 के बीच में यूपी में ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए, 1931 के बाद में 2011 में, ये ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे जो 11 से 21 के बीच में हुई थी ये काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई थी, मतलब टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हमें यहाँ पे देखने को मिली थी। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो परसेंटेज था वो काफ़ी कम हो गया था, यहाँ पर ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, 1931 के बाद में 2011 में फिर जातिगत जनगणना हुई थी, यानी कि 1931 के बाद में 1931 में हुआ था और इसके बाद में फिर 2011 में जातिगत जनगणना हुआ है। ठीक है, थी, हालांकि
पास्ट हो गया ना, तो थी हो गया। जनघनत्व की अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो 829 है, यानी कि 1 किलोमीटर में 829 लोग रहते हैं। पूरे भारत में अगर हम इनका स्थान देखेंगे तो 9वां स्थान है जनघनत्व के मामले में। पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान है, 829 लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं। जनघनत्व के मामले में बिहार का पूरे भारत में फर्स्ट स्थान है। ये हम लोग ऑलरेडी जो भारत का पढ़ेंगे, भारत की जनगणना पढ़ेंगे, तो उसमें इस चीज़ को डिटेल में देखेंगे। बाकी यहाँ पे देखिए, इंडिया में अगर हम देखेंगे जनघनत्व की बात, तो वहाँ पे 382, यानी कि इंडिया के परिप्रेक्ष्य से अगर हम देखेंगे, इंडिया के क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे, तो 382 लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं। अगर हम यूपी के हिसाब से देखेंगे तो 829 लोग 1 किलोमीटर के रेंज में रहते हैं। ठीक है, अभी फिर हम अगला पॉइंट देखते हैं, सर्वाधिक नगर। दोस्तों आवाज़ नहीं निकल रही है क्योंकि रात में 2 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ और बहुत चिल्ला चिल्ला के शूट करना पड़ता है, एनर्जी लॉस हो जाती है। ठीक है, इसलिए बस आंखें बंद होती हैं और एक तरह समझ लीजिए कि इतनी एनर्जी लगती है। और मैंने बताया था ना आपको सांस फूलने वाली प्रॉब्लम, तो इसके चलते भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। लास्ट पॉइंट है आपका सर्वाधिक नगर, यह है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में। कोशिश करूँगा कि अब मैं धीरे बोलूँ। सर्वाधिक नगर जो है ये आपका महाराष्ट्र में है, एंड देन उत्तर प्रदेश सेकंड स्थान पे आता है। मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। और मैंने सारे के सारे कंटेंट लगभग 2-3 किताबों से छाँट कर ऑनलाइन डेटा से भी लिया है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि यूपी से तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटा होगा। बाकी हमने भारत का भी थोड़ा बहुत इसमें देख लिया है। बाकी पार्ट 2 में हम भारत को डिटेल में कर लेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप इसकी PDF चाहते हो, कंप्लीट संपूर्ण ग्रामीण की PDF चाहते हो, तो पे कर देना है मात्र 50 रुपीज़ 30 तारीख के अंदर, 30 अक्टूबर के अंदर। ठीक है, बाद में फिर पैसे बढ़ जाएंगे, तो बाद में ये ब्लेम मत करना कि सर जी फीस बहुत ज़्यादा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखना। जय हिंद।